ये सुनकर अचानक वो खामोश हो गई। दंश बोला, अच्छा हुआ कि भगवान ने तुम्हारी और मृत्युंजय की जोड़ी नहीं बनने दी, वरना तुम तो उनकी जिंदगी की बर्बाद कर देती। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। कल्याणी ने उसके जाने के बाद प्लेट को सरकार दिया। अचानक उसे हिचकी आने लगी, मगर पानी तो फैल चुका था और दंश उसके लिए दोबारा पानी लेकर ही नहीं आया था। वो हिचकी लेते काफी परेशान हो गई। उसने अपनी पेट पर हाथ फिराया, लेकिन तब भी उसकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक उसे उल्टियां आने लगी और उसने रूम में ही उल्टी कर दी। उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, लेकिन अब उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। काफी समय पहले ही उसने अपनी माँ को खो दिया था, तो अब वो किससे ही उम्मीद कर सकती थी कि कोई उसकी परवाह करे। करीबन 1 घंटे बाद उस रूम का डोर खुला। चुपके से दंश एक प्लेट और गिलास में पानी लेकर आया। उसने प्लेट को टेबल पर रखा। प्लेट में काले कोयले की तरह टेढ़ी मेढ़ी 5 रोटियां रखी थी और साथ में जली हुई आलू की सब्जी थी। वो चुपके से खाना वहां रखकर जाने लगा। अचानक किसी पर उसका पर पड़ा और फिर फिसल कर नीचे गिर गया। दंश ने जब नीचे देखा और आ रही स्मेल को महसूस हुआ तो वो चिल्लाया, ये क्या है? ये सुनकर अचानक कल्याणी हड़बड़ा कर उठ गई। उसने कहा, अब तो बल्ब भी जला हुआ था, लगता है आपकी आंखें ही खराब है। तुम्हारी आंखें ही खराब है। ये सुनकर दंश बोला, तुमने उल्टी की है? छी, कितनी गंदगी में रहती हो तुम, बिल्कुल भिखारी वाली हरकतें हैं। तुम में अब साफ करो ये सब कुछ। वो ये कहकर गुस्से में उसे देखने लगा। कल्याणी ने उसके गुस्से से भरे चेहरे की परवाह नहीं की और पानी पीकर सोने चली गई। दंश गुस्से में कमरे से बाहर निकला। उसने काफी तेज उस दरवाजे को बंद कर दिया। अगली सुबह अद्विजय जब उठा तो उसने सबसे पहले आरोही के माथे पर किस की और फिर बाथरूम में चला गया। उसने बाथरूम का डोर बंद नहीं किया था, जिस वजह से आरोही वो भी नींद भरी आंखों को मलते हुए बाथरूम में आ गई। वो नींद के नशे की वजह से लड़खड़ाने लगी थी। अद्विजय ने उसकी कमर को थाम लिया। क्या कर रही हो? क्या तुम्हें चलना भी नहीं आता? उसकी गहरी और मैग्नेटिक आवाज को सुनकर आरोही को होश आया। उसने नजर उठाकर अपने पति को देखा और बोली, गुड मॉर्निंग हबी। ये सुनकर अद्विजय मुस्कुराया। वो अपने होंठ आरोही की होठों के पास ले गया। आरोही जल्दी से उसे दूर होने के लिए नीचे झुक गई और बोली, आप क्या कर रहे हैं? अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है। ये सुनकर अद्विजय बोला, मगर मैंने कर लिया है। ये सुनते ही आरोही ने कहा, तो मैं क्या करूं? मुझे भी तो ब्रश करना है, हटिए सामने से। ये सुनकर अद्विजय बोला, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अद्विजय ने यह कहकर उसके गाल को पिचकाया और उसे चूम लिया। काफी देर बाद आरोही से अलग होने के बाद बोला, ब्रश करने का यह नया तरीका तुम्हें कैसा लगा? ये सुनते ही आरोही ने कहा, बिल्कुल वाहियात। ये कहकर वो अद्विजय को हल्का धक्का देते हुए वॉश बेसिन के पास जाकर मुंह में पानी भर के निकालने लगी, जैसे कि वो अपने गंदे हो चुके मुंह को साफ करना चाहती थी। ये देखकर अद्विजय की आंखों से सिकुड़ गई और वो फिर से आरोही का चेहरा पकड़कर उसके करीब आया और बोला, Why do you behave like this? I am your husband. I can kiss you anywhere and anytime. ये सुनते ही आरोही ने कहा, Look, I want to brush, so don't irritate me. ये सुनकर अद्विजय बोला, जब तुम्हारा पति तुम्हारी सेवा में हाजिर है तो तुम्हें खुद अपने ये कोमल हाथ चलाने की क्या जरूरत है? ये कहकर वो मुस्कुराया और आरोही के गर्दन पर एक बार चूम कर उसने ब्रश को उठाया और पीछे खड़े होकर उसने खुद आरोही को ब्रश करना शुरू किया। आरोही उससे बुरी तरह इरिटेट हो रही थी। वो गुस्से में अपना पर अद्विजय के पैर पर मरते हुए बोली, दूर हटिए, आपसे कुछ कहना और समझाना बेकार है। चली जाती हूँ मैं किसी और रूम के बाथरूम को यूज करने। ये सुनकर अद्विजय मुस्कुराया। जब आरोही जाने लगी तो अद्विजय ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और बोला, जाओगे? कैसे यूं? मुझको छोड़ के जन्मों का नाता, ये मुझे तोड़ के? ये सुनते ही आरोही ने कहा, मिस्टर सीईओ, ये ओवर रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। आपकी बीवी को ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अद्विजय बोला, Aren't every wife want romantic husbands? ये कहकर उसने आरोही के कंधे पर एक हाथ रखा। दूसरा हाथ उसने आरोही की कमर पर रखा। आरोही ने नाइट सूट पहना हुआ था। उसने अपना हाथ आरोही की नाइट सूट के अंदर सरका दिया। ये देखकर कि आंखें बड़ी हो गईं और वो धीमे से उसके कान में फुसफुसाई, आप क्या कर रहे हैं? अपना हाथ पीछे करिए। सुबह सुबह उठते ही न जाने आपके दिमाग में क्या चलता रहता है। भूल गए उस दिन कैसे आपको कोल्ड शावर लेने के लिए भागना पड़ा था। ये सुनकर अचानक अद्विजय के हाथ वहीं रुक गए। वो आरोही के कान के पास जाकर बोला, My little wifey, you know well how to provoke your husband. आरोही मुस्कुराई और उसने अपने पैरों के पंजों पर खड़े होते हुए अद्विजय के होठों पर चूम लिया। हाँ, तो शौक चढ़ा था ना मुझे किस करने का। वैसे आप मुझे कैसे भी और कहीं भी किस कर सकते हैं, लेकिन इसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये कहकर उसने अपनी बाहें अद्विजय की गर्दन में डाली और उसके शरीर से बिल्कुल चिपक कर खड़ी हो गई। ये देखकर अद्विजय का शरीर गर्म हो गया। आरोही उसके गले लगे हुए खेलने लगी। अद्विजय ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे रोकने की कोशिश की।
अद्विजय बोला, माना कि मैं अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या होगा, एक दिन मैं अपने आप को रोक ही ना पाऊं। सो मिस आरोही रावत अपनी हरकतों और शरीर को कंट्रोल में रखें, वरना खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। ये कहकर उसने आरोही को खुद से दूर किया और अद्विजय बाथरूम से बाहर चला गया। आरोही ये देखकर बुरी तरह हंसने लगी। कुछ देर बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आ गई। अद्विजय भी दूसरे रूम में जाकर शावर लेकर आ चुका था। उसने भी एक बाथरोब अपनी 6 पैक एब्स वाली टोन्ड बॉडी पर उसे लपेटा हुआ था। जब आरोही ड्रेसिंग टेबल के पास आई तो उसने अपने पैर को ड्रेसिंग टेबल पर रखकर बॉडी लोशन लगाना शुरू कर दिया। ये देखकर अद्विजय के हाथों की नसें फूलने लगी। आरोही जानबूझकर ये सब कर रही थी। ऊपर से उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी। वो पूरी तरह से हॉटनेस से ओवरलोडेड लग रही थी। अद्विजय ने कुछ गहरी गहरी सांस ली। आरोही ने बिस्तर पर सो रही धानी को देखा, जो लात मार मार कर ब्लैंकेट को नीचे कर चुकी थी। आरोही ने अपने बालों का झोड़ा बनाया और वो बिस्तर पर चढ़ते हुए धानी का ब्लैंकेट ठीक करने लगी। वो जब बिस्तर पर बैठी थी तो उसने अपने दोनों घुटने बिस्तर पर टिकाए हुए थे और वो झुककर अपना क्लीवेज अद्विजय को देखा रही थी। पूरी तरह से वो अपने लाचार पति को आज भी बेतहाशा परेशान कर रही थी। ये देखकर आरोही बिस्तर से उतरने लगी। अचानक अद्विजय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने आरोही को एक ही पल में अपनी गोद में उठाया और उसे बालकनी में लेकर चला गया। बालकनी की रेलिंग पर खड़े करके उसने आरोही के हाथों को ब्लॉक किया और उसकी गर्दन पर चूमने लगा। बेतहाशा चूमने हुए वो उसके कान में फुसफुसाया, लगता है तुम्हें मेरी वार्निंग समझ नहीं आई। कहते हुए वो उसे पैशनेटली चूमने लगा। उसके हॉट आरोही के बाथरोब की लाइन तक जा रहे थे और उसके पूरे शोल्डर्स, क्लीवेज और कलर बोन को चूमने के बाद उसने अपने होठों से आरोही के होठों को सहलाया। आरोही अब तेज तेज सांस ले रही थी। अद्विजय अपने आप को कंट्रोल कर उसे टीज कर रहा था, मगर अब आरोही तो जैसे मदहोश होने लगी थी। वो तो जैसे अब कुछ और भी पाना चाहती थी। अद्विजय ने उसकी कमर को पकड़कर अपने शरीर से सटाया और फिर से उसे चूमने लगा। ये देखकर आरोही गहरी गहरी सांस लेते हुए मन में बोली, ओह हबी, आई कांट टॉलरेट दिस एनीमोर। आई वांट यू टू रूइन मी, बट आई कांट से। ये सोचते हुए वो अद्विजय की आंखों में देखने लगी। इसी बीच एक होटल रूम में राहुल की नींद खुली। उसके बगल में एक लड़की बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। राहुल जब उठा तो उसने उस लड़की के कंधे को हाथ लगाया और उसे अपनी ओर पलटा। लड़की को पलटते ही उसने लड़की के चेहरे से बालों को हटाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, आरोही मेरी आरोही। ये सुनकर वो लड़की बोली, सर मेरा नाम रुचि है। अचानक राहुल ने उस लड़की के होठों पर उंगली रखी और बोला, तुम मेरी आरोही ही हो। ये सुनकर वो लड़की और कंफ्यूज हो गई। राहुल ने उस लड़की को खींचकर अपने गले लगा लिया। कल रात राहुल इस होटल में अपने बिजनेसमैन दोस्तों के साथ आया था। कई लड़कियां उनके पास आकर सभी बिजनेसमैन का मनोरंजन कर रही थीं। कई बिजनेसमैन लड़कियों से खुश होकर उन्हें अपने साथ रूम में ले गए थे। राहुल को जब आरोही जैसे फीचर वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी बॉडी बाकी लड़कियों की तरह इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, मगर उसका चेहरा थोड़ा आरोही से मिलता था। जब वो लड़की कमरे में आई तो उसने अपने कपड़ों को उतार दिया और वो राहुल की करीब बढ़ने लगी। राहुल ने उस लड़की को पकड़ा था और सीधा उसके कंधे पर अपना सिर रखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। काफी देर तक वो उस लड़की को ऐसे ही गले लगाए हुए बैठा था। लड़की को समझ नहीं आया कि वो आखिर करना क्या चाहता था, लेकिन राहुल तो बस उस लड़की के चेहरे को देखते हुए ऐसे ही सो गया था। जब भी वो लड़की कुछ बोलने की कोशिश करती तो वो राहुल उसके होठों पर उंगली रख देता था। सुबह होते ही जब वो उठकर जाने लगी तो राहुल ने उसके हाथ को खींच लिया। वो लड़की बोली, देखिए सर, आपने कुछ किया हो या ना किया हो, सुबह होते ही मैं अपने घर चली जाती हूँ, तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर राहुल बोला, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें वापस पाने के लिए हर हद पार कर सकता हूँ। मैं उस अद्विजय रावत को मार दूंगा और तुम्हारी उस नाजायज बेटी को तुमसे दूर कर दूंगा। ये कहकर राहुल बुरी तरह हंसने लगा। ये सब देखकर वो लड़की समझ गई थी कि राहुल कोई साइको था, जो कि किसी आरोही नाम की लड़की के लिए पागल था। उस लड़की ने जल्दी से अपना हाथ राहुल से छुड़ाया और रूम से बाहर भागने लगी। अचानक वो वहीं थम गई, क्योंकि जब वो दरवाजे को खोलने वाली थी तभी राहुल ने अपने पास में रखे काफी तेज चाकू को दरवाजे की ओर मारा था और वो चाकू लकड़ी के दरवाजे में घुस चुका था। लड़की कांपते हुए पीछे मुड़ी। राहुल बोली, इधर आओ। ये सुनकर वो लड़की डरते हुए राहुल के पास जाने लगी। राहुल ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया और बोला, तुम्हें अपने साथ रखने के लिए मैं हर घंटे अच्छा जंजीर दूंगा। ये सुनकर वो लड़की खुश हो गई। राहुल बोला, मगर तुम अपना ये मुंह नहीं खोल सकती, जैसे मैं कहूंगा तुम्हें वैसे तैयार रहना होगा। ये सुनकर उस लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। राहुल उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। वहीं रावत विला में धानी ने जब अपनी मम्मी और डैडी को मिसिंग देखा तो उसने अपने अलसाई आंखों को खोला। वो बालकनी में गई और चिल्लाई, मम्मा आप कहाँ हो?
ये सुनते ही जल्दी से आरोही घबराकर अद्विजय से दूर हो गई। धानी ने उन दोनों को देखा। उसने आगे बढ़कर अद्विजय और आरोही की एक उंगली को अपने नन्हे नन्हे हाथों में पकड़ लिया और उन दोनों को खींच कर ले जाते हुए बोली, ममा, डैडी, आप छोटे बच्चे हो, क्या बिस्तर से उतरकर भाग आते हो? अब धानी आपको कहीं नहीं जाने देगी। ये कहकर वो उन दोनों को बिस्तर पर लेकर आई। उन दोनों के बीच में लेटकर वो सो गई। धानी के सोने के बाद भी वो दोनों उससे अपने अपने हाथों को छुड़ा नहीं पाए। अगली सुबह आरोही की नींद खुली। उसने अपने लंबे घुंघराले बालों को झुड़े में बांधा और बिस्तर से उतरकर चली गई। वहां उसे अद्विजय दिखाई नहीं दिया, सिर्फ धानी ही सोई हुई थी। जब आरोही शावर लेकर आई तो उसने सोई हुई धानी के माथे को चूमते हुए कहा, बेबी, गुड मॉर्निंग, क्या आप अब उठोगी नहीं? ये सुनते ही धानी बोली, सॉरी मम्मा, मगर मुझे अभी नहीं उठना है, प्लीज सोने दो ना। ये सुनते ही आरोही बोली, ठीक है, बस 10 मिनट और। ये सुनते ही धानी बोली, नो मम्मा, मुझे 1 घंटा और सोना है। ये सुनते ही आरोही बोली, हाँ हाँ ठीक है, सो जाओ जी भर के। वही रावत मेंशन के फार्म हाउस पर अद्विजय दंश के सामने एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उस कुर्सी पर एंशिएंट टाइम की नक्काशीदारी की गई थी। वो कुर्सी काफी ऊंची और शानदार थी। अद्विजय के आगे एक आदमी गिड़गिड़ा रहा था। डी कोल्ड नजरों के साथ उस आदमी को देख रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को घुमाते हुए कहा, तुम क्यों अग्रवाल परिवार के पीछे पड़े हुए हैं? हर जगह उन्हें फॉलो कर रहे हो। ये सुनकर वो आदमी घबरा गया और बोला, वो उस ममता अग्रवाल ने मुझसे 2.5 लाख रुपए लिए थे। ये सुनते ही अद्विजय बोला, किस लिए? ये सुनते ही आदमी बोला, वो मैंने उनके घर में एक सुंदर लड़की को देखा था, मुझे वो काफी पसंद आ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो उस लड़की को मेरे पास ले आएंगे, बस मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा। मैं उस लड़की को अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए मैंने पैसे दे दिए, मगर वो लोग तो फ्रॉड निकले। उन्होंने मुझे बुरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैं अग्रवाल हाउस पर नजर रखना कि ताकि अगर वो लड़की कभी दिखाई दे तो मैं खुद उसे लड़की को अपने साथ ले जाऊं, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को अब आप जैसी इतनी बड़ी हस्ती हो कैसे नाराज किया है। ये सुनते ही दंश अचानक से हंसने लगा। दंश को हंसता देख वो आदमी और डर गया। दंश बोला, ऐसा है, तुमने अपनी मौत को दावत दे दी है। ये सुनते ही वो आदमी भगवान से अपनी जान की सलामती के लिए प्रेयर करने लगा। अद्विजय ने अचानक अपनी रिवॉल्वर को उस आदमी की ओर पॉइंट किया और साथ में के कंधे पर फायरिंग कर दी। वो आदमी भयानक दर्द से अचानक चीखा। अद्विजय मुस्कुराते हुए गहरी आवाज में बोला, इस बंदूक में 5 गोली है, मैं इन गोलियों से तुम्हारे शरीर को छलनी करूंगा। अगर तुमने अपनी आवाज को कंट्रोल कर लिया तो तुम्हें मैं जीने का एक मौका दूंगा। उस आदमी ने अपनी जीभ को दबा लिया। अद्विजय ने उसे तड़पते हुए पहले दोनों कंधों पर, फिर घुटने पर और फिर दोनों पैरों पर फायरिंग की। वो आदमी रोना तो चीखना चाहता था, मगर अपनी जान बचाने के चक्कर में उसने अपनी चीखों को बाहर निकलने से रोका हुआ था। उस आदमी को अधमरा छोड़कर अद्विजय अपने फार्म हाउस से निकला। अचानक अद्विजय जाते हुए दंश से बोला, तुमने उसे लड़की को क्यों कैद किया हुआ है? जय, ये सुनते ही दंश घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि अद्विजय को यह बात कैसे पता चली कि उसने कल्याणी को किडनैप किया हुआ है, मगर अपनी स्टोरी पकड़ी जाने पर दंश ने उसे सब कुछ बता दिया। अद्विजय ने कहा, इस सब में उसे लड़की की कोई गलती नहीं है, दंश तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। मगर बॉस, अगर वो मृत्युंजय के पास गई तो? दंश ने अपनी चिंता जताई। ये सुनते ही अद्विजय बोला, जाने दो। दंश हाँ में सर हिलाते हुए आगे बोला, बॉस, हमें आप अग्रवाल परिवार के साथ क्या करना है? ये सुनकर अद्विजय बोला, उन्हें अग्रवाल हाउस गिफ्ट किया गया था, न छीन को उनसे वो घर। ये कहकर वो है वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में कई दिनों से मृत्युंजय काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। सौम्या ने उसकी सर की मालिश करते हुए पूछा, क्या हुआ है आपको? ये सुनते ही मृत्युंजय बोला, हमें अपनी बहन की याद आ रही है, हम उसके पास जाना चाहते हैं। भांडा फूट गया। जब मृत्युंजय ने कहा कि वो मिस्टी को याद कर रहा है तो सौम्या भी मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी अपने दोस्त को मिस कर रही हूँ। इस पर मृत्युंजय मुस्कुराया और बोला, अम्मा, तो हम दोनों ही जल्द से जल्द मुंबई जाना चाहते हैं, मगर मुंबई जाने से पहले हमें एक जरूरी काम करना है। एल। ये सुनकर सौम्या बोली, ऐसा क्या जरूरी काम है? आपने गांव की हर लड़की को पढ़ने के लिए अच्छे से इंतजाम कर तो दिया है। एल। इस पर मृत्युंजय बोला, ये नहीं, इसके अलावा भी एक और जरूरी काम है। ये सुनकर सौम्या कंफ्यूज हो गई। वो समझ नहीं पाई कि ऐसा क्या जरूरी काम है। एल। तभी मृत्युंजय बोला, हमें यहाँ से जाने से पहले आपको अस्पताल ले जाना होगा। एल। ये सुनकर सौम्या कंफ्यूज हुई और बोली, हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? मुझे कुछ नहीं हुआ है। इस पर मृत्युंजय बोला, आप भूल गई शायद, हमने शादी से पहले आपसे वादा लिया था कि आप कभी मां नहीं बनेगी। एलजी। ये सुनकर सौम्या शॉक हो गई, मगर फिर उसने हाँ में गर्दन हिला दी। एल। मृत्युंजय उसका हाथ पकड़ते हुए आगे बोला, हमें डर है कि कहीं आपके और हमारे बढ़ते रिश्ते की वजह से कहीं आप प्रेग्नेंट ना हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि आज ही हम अस्पताल जाकर आपका यूट्रस निकलवा सके।
क्या आप अभी भी इसके लिए तैयार हैं? हम अभी भी आपकी इच्छा जानना चाहते हैं। ये सुनकर सौम्या काफी देर खामोश रही। वो जानती थी कि मृत्युंजय सिर्फ उसकी हाँ ही सुनना चाहता था। सौम्या अपने दिल पर पत्थर रखकर बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलिए। एल। वो अपने होठों पर एक नकली मुस्कान ले मृत्युंजय को देख रही थी। मृत्युंजय उसका हाथ पकड़कर बाहर आया। एल अपनी रोल्स रॉयस कार में बैठकर वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। एल, जब डॉक्टर ने सुना कि सौम्या को अपना यूट्रस निकलवाना है तो ये सुनकर वो काफी शॉक हुई दिखी। एल, मिस, आप अभी काफी यंग है। ऐसा क्या हुआ है कि आप अपना यूट्रस ही निकलवाना चाहती है? आप जानती है ना कि ये कितनी बड़ी बात है। आप जिंदगी में कभी भी अपने खुद के बच्चे। डॉक्टर की बात को काटकर सौम्या बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। आप मेरी मजबूरी को समझिए। प्लीज आप आज के आज मेरा ऑपरेशन कर यूट्रस निकाल दीजिए। एल, ये सुनकर डॉक्टर बोली, ठीक है, इस प्रोसीजर के लिए आपको और आपके पति को एक फॉर्म पर साइन करना होगा। एल, ये सुनकर सौम्या ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर, वो फॉर्म लेकर आई। उसने फॉर्म को देकर सौम्या से कहा कि वो अपने हस्बैंड के साइन लेकर आए। एल डॉक्टर की अस्यूम करने लगी कि शायद सौम्या का पति मृत्युंजय पेपर्स पर साइन ना करे, क्योंकि डॉक्टर को लगता था कि ऐसा कोई आदमी ही नहीं होगा जो अपना चिराग नहीं चाहता हो। एल, लेकिन मृत्युंजय की सोच उस डॉक्टर से काफी अलग थी। एल, कुछ देर में सौम्या साइन हुए। पेपर्स को लेकर डॉक्टर के पास आ गई। एल डॉक्टर अपनी टीम के साथ सौम्या का यूट्रस निकालने के लिए तैयार हो गई। उस ऑपरेशन में काफी लंबा समय लगा। मृत्युंजय बाहर बैठा इंतजार करने लगा। एल डॉक्टर वार्ड से बाहर आई और बोली, देखिए, आपकी वाइफ को कुछ हफ्तों के लिए रेस्ट पर रहना होगा, तब तक ये अस्पताल से भी बाहर नहीं जा सकती। एल, ये सुनकर मृत्युंजय ने हाँ में सर हिलाया। वो फिर वार्ड में बेहोश हुई। सौम्या के पास गया और उसने सौम्या के माथे को चूम लिया। हमें माफ करना, मगर हम अपने वादे से बंधे हुए हैं। हम जानते हैं कि आप शायद ये नहीं चाहती होगी, लेकिन हमारे लिए हमारे वादे से बढ़कर और कुछ नहीं है। आप नहीं जानती, जब हमें पर वरुण की सच्चाई पता चली थी तो हम कितने टूट गए थे। लगा था कि हम अपना वादा पूरे करने में नाकामयाब रहे हैं, लेकिन हम मिस्टी के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें हर पल उसके साथ खड़ा रहना होगा। एल, हमें ये भी देखना होगा कि वो कभी कोई बड़ी गलती न कर बैठे। एल, वही मुंबई में आरोही ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। एल, राज और कुमार दोनों अपने अपने काम के लिए निकल गए। एल सबके जाने के बाद आरोही मिस्टी का हाथ पकड़ा, जो कि ब्रेकफास्ट कर रही थी। सृष्टि कंफ्यूज होकर आरोही को देखने लगी। एल, आरोही सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सृष्टि के रूम में लेकर गई। एल, सृष्टि कंफ्यूजन आरोही को देखने लगी। उसने पूछा, आरोही दी, क्या हुआ है? आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई है? ये सुनकर आरोही कुछ नहीं बोली। वो वार्डरोब के पास गई। उसने वार्डरोब को खोला। एल, वार्डरोब में सबसे नीचे उसने एक फाइल को देखा। उस फाइल को लेकर आरोही मिस्टी के सामने आई। उसने उस फाइल को मिस्टी के चेहरे पर फेंकते हुए तेज आवाज में कहा, मिस्टी, ये क्या है? मिस्टी ने फर्श पर गिर चुकी फाइल को उठाया और बोली, इसमें क्या है? हमें नहीं पता। हमें तो ये रिपोर्ट्स वगैरह पढ़नी भी नहीं आती। आप जानती है ना, हम सिर्फ 12th पास हैं। एल, ये सुनते ही आरोही ने कहा, मिस्टी, मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। बताओ, तुमने ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट यहाँ क्यों छुपा कर रखी है? मिस्टी बोली, ओह, तो ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। हमने तो बस इसे अपने पास रखा है, और आप इस तरह हमारे सामान को क्यों देख रही थी? दी। ये सुनकर आरोही आगे बढ़ी। उसने मिस्टी के गाल पर जोरदार तमाचा मारा। एल, जिससे कि सृष्टि बिस्तर पर गिर गई। एल, उसने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा, दीदी, आपने हमें थप्पड़ क्यों मारा? आप जानती है ना, हम माँ बनने वाली है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? ये सुनते ही आरोही ने कहा, मिस्टी, शर्म करो। किस बच्चे की बात कर रही हो? तो जो है ही नहीं। क्या तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मिस्टी बोली, आप क्या कह रही है दी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम प्रेग्नेंट ही हैं और हम प्रेग्नेंट होने का नाटक क्यों करेंगे? क्या मिलेगा हमें ये करके? ये सुनते ही आरोही ने कहा, मैं यही तो जानना चाहती हूँ, तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? सृष्टि, यकीन नहीं होता, इतने भोली सूरत के पीछे एक ऐसी लड़की छुपी है जिसने राज की जिंदगी के साथ धोखा किया है। क्या होगा अगर राज को यह सच पता चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? एल, ये सुनकर मिस्टी खामोश हो गई। आरोही ने फाइल को पकड़ा और उसे मिस्टी के चेहरे के सामने करते हुए कहा, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो मिस्टी। ये सच है ना? और फिर वो डॉक्टर का आना, तुम्हारा बेहोश होना, वो सब क्या था? क्या वो सब नाटक था? विश्वास नहीं होता एक 18-19 साल की लड़की इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। एल, ये सब सुनकर सृष्टि ने अपना सर नीचे किया और बोली, हाँ हाँ, हमने ये सब किया है। हमने डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए उसे डराया और बताया कि हम कौन हैं और हम कैसे उनका पूरा परिवार खत्म कर सकते हैं। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो एल, हमने ये झूठी रिपोर्ट्स बनवाई और सबको हमने यकीन दिलाया कि हम माँ बनने वाले थे। एल, ये सुनते ही आरोही ने कहा, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया था? ये सुनकर सृष्टि बोली,
क्योंकि हम प्यार करते हैं उनसे। ये सुनते ही आरोही ने कहा, वाच। मिस्टी ने बताना शुरू किया, दरअसल हम कुमार जी की नहीं बल्कि राज की फैन थे। हमें उनका एरोगेंट बिहेवियर, लड़कियों से दूर दूर रहना, उनकी हर अदा हमें बहुत पसंद थी। हम हर सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करते थे। हमें पता चला कि वो लड़कियों से काफी दूर रहते हैं। एवली वो अपने फैन से भी अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते। हम कई फैन पेज बनाकर उन्हें सपोर्ट करते थे, बेइंतहा प्यार करने लगे थे। प्यार हम पर इतना हावी हो गया था कि हम बस उन्हें पाना चाहते थे। हमें पता चला कि कुमार उनके भाई है और वो काफी हम्बल है। हमने फिर कुमार जी के बारे में पता किया और फेक फैन भी।